सुप्रभातम। द्वादश इतिहास पाठ 2 राजा, किसान और नगर। तो इससे पहले आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। अब आप नया पाठ पढ़ रहे हैं, इसमें आप जो है महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का लिंक दे रखा है 2619, आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, यानी कि आर्यों की सभ्यता आई, जो 1500 से 600 ईसा पूर्व की रही। और फिर आगे फिर महाजनपद काल आए, उसमें हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये वंशज वहाँ पर चले। तो इस जो 16 महाजनपद थे, उनमें से सबसे जो शक्तिशाली जनपद था वो था मगध। और मगध को माना गया आज वर्तमान का जो बिहार। तो यहाँ इसमें इन वंशजों का शासनकाल, ये आपके सामने जो चार्ट है उस पर दिया गया है, जिसमें कि नंद वंश सबसे शक्तिशाली वंश यहाँ पे हुआ, जिसका राजा महापद्म नंद, जिसने कि नाग वंश के अंतिम शासक को मारकर और यहाँ पे नंद वंश की स्थापना की थी और 16 महाजनपदों को इस मगध महाजनपद में मिला लिया था। उसके बाद फिर घनानंद उसका अंतिम शासक था और उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये जो 16 महाजनपद हैं, इसमें मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। अब इस पाठ में आपने थोड़ा सा चेंजेस ये देखना है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी, यानी कि आर्यों की जो सभ्यता थी, वो ग्रामीण थी। और उसके बाद फिर ये 16 महाजनपदों का काल आया, यानी कि भारत में उस समय 16 महाजनपद जो उत्तर भारत में थे उनके बारे में दे गया। जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई, यानी कि आर्यों का आगमन हुआ। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। और यहाँ एक ग्रामीण सभ्यता मैंने आपको बता दिया है। इसका काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। इसमें मैं आपको एक बता दूं कि 1500 से 1000 तक ये 2 पार्ट में डिवाइड था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों की रचना हुई थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और ऋग्वेद भी इस भाषा में लिखा गया था, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो और ये संस्कृत के अलावा खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि, क्योंकि उससे पहले हड़प्पा की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक और कीलाकार लिपि। जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 3 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना हुई। और जैसे यहाँ पे बताया गया कि वैदिक सभ्यता एक आर्यों की सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसमें तीनों वेदों की रचना हुई। यहाँ की जो भाषा थी संस्कृत थी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि यहाँ पे अस्तित्व में आई। इससे पहले कीलाकार और चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा की, जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। इस ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय, यानी कि सर्वप्रथम ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को जिसने पढ़ा वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अधिकारी थे, पुरातत्वविद थे, जेम्स प्रिसेम्प। ये कई बार बोर्ड में इस पर प्रश्न आ चुका है। तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन किया था। ये दे रखा है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेम्प थे। 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उन्होंने अर्थ निकाला और तब जाके वैदिक काल के बारे में हमें प्रमाण मिले, यानी कि आरंभिक अभिलेख तथा इन्होंने इसके तिथियों को भी प्रमाणित किया गया। जेम्स प्रिसेप ने यह पता कर लिया था। अधिशासी अभिलेखों और सिक्कों पर जो है अधिकतर जो अभिलेख उस समय के मिले, वैदिक सभ्यता के जो अभिलेख मिले या मौर्य या महाजनपद काल के जो अभिलेख मिले, उसमें महाजनपद काल के अभिलेखों में अधिकतर अभिलेखों में सिक्कों में जो है एक शब्द लिखा गया, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ था मनोहर मुखा आकृति वाला राजा, यानी कि जिसका मुख बहुत सुंदर हो। तो ये प्रियदर्शी, मैं आपको बता दूं कि
अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक जो है मौर्य वंश का एक महानतम सम्राट था। मुख्य अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया था। अशोक अपने आप में एक महान शासक था। और इससे पहले मैं इतना ही बता दूं कि अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक भी था। उसने अपने 99 भाइयों का वध करा के और फिर जाके वो राजा बना था। इतना क्रूर होने के बाद जब कलिंग का युद्ध उसने लड़ा, और कलिंग के युद्ध में जब उसने कहीं नरसंहार को देखा, कहीं स्त्रियों बच्चों को मरा हुआ देखा, तो उसने उस समय वचन लिया कि मैं आजीवन कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे कल्याणकारी कार्य भी किए, जो आज आपको बताऊंगा मैं। कल्याणकारी कार्य अशोक के द्वारा किए गए। अशोक ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसको अशोक का धम्म भी कहा जाता है। तो अशोक इस प्रकार से एक महानतम सम्राटों में उसकी गिनती होती है। और इसमें जो अब मेन जो बात आती है, बोर्ड में भी ये प्रश्न आता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख शास्त्र क्या होता है, और अभिलेख शास्त्रियों के सम्मुख कौन सी समस्याएं आती हैं अभिलेखों को पढ़ने में। तो मैं ये बता दूं आपको कि अभिलेख और दो एक ये आते हैं परीक्षाओं में, एक अभिलेख, एक इतिवृत्त। दोनों सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है, अभिलेख और इतिवृत्त। अभिलेख वो हैं जो कि महाजनपद काल या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व या उससे पहले जो शासक लोग किसी कठोर सतह पर अपनी विजय उपलब्धियों, अपने शासनकाल के बारे में, अपने द्वारा किए गए कार्यों को लिखवाते थे, जैसे पत्थरों पर, बर्तनों पर, सिक्कों पर, ठीक है, या फिर स्तंभों पर, पिल्लरों पर जो लिखवाते, खुदवा के लिखवाते थे, उनको अभिलेख कहा गया। और इतिवृत्त है मुगल कालीन, जब मुगल शासन आया भारत में तो कई शासकों ने अपने आत्मकथाएं लिखवाई, अपने शासन काल के बारे में लिखाई। तो ये किताबें थी, जैसे कि अकबरनामा था, बादशाह नामा था, वो इतिवृत्त में। तो इतिवृत्त और अभिलेख दोनों ही लेख हैं, लेकिन अभिलेख सिर्फ कठोर उस पर लिखे गए थे, पत्थरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, सिक्कों पर, और इतिवृत्त जो है किताबों पर लिखे गए। इतना इसमें अंतर है। तो ये बताया गया यहाँ पे कि पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनके विचारों को लिखा जाता था। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते थे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि अभिलेख शास्त्रियों के सामने क्या समस्याएं आती हैं अभिलेखों के अध्ययन में। तो पहली समस्या तो ये आती है बेटा कि ये जो अभिलेख होते हैं, ये देखो जैसे ये अभिलेख आपके सामने यहाँ पे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत पुराने होते हैं, कई बार इनमें लिखे गए शब्द जो है, कुछ अक्षर जो है विलुप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, जिससे कि वो स्पष्ट नहीं पढ़े जा सकते या स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती उसकी। एक समस्या तो ये आती है अभिलेख शास्त्रियों के सामने कि वो अभिलेख को पढ़ते समय उसको स्पष्ट नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कई अक्षर उसमें विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये कई सालों पुराने होते हैं। एक समस्या ये आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि भाई जिसने भी अभिलेख लिखवाए होते हैं उसने सिर्फ अपने बारे में, यानी कि राजा है, कोई तो शासक है, कोई तो वो अपने ही बारे में लिखवाता है, उसमें आम जनता के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है। फिर राजा की वीरता, राजा की विजय, राजा के कार्य, राजकुमारों के कार्य, राज परिवार के शाही ठाट बाट, सिर्फ यही उसमें लिखा गया था। तो एक स्पष्ट जानकारी, प्रमाणिक जानकारी नहीं मिल पाती है कि भाई अन्य लोग भी तो होंगे, आम जनता के बारे में, वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में ये पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है किनको, अभिलेख शास्त्रियों को। तीसरी समस्या ये आती है कि जो भी राजा अपनी विजय उपलब्धि लिखवाता है, तो भाई अगर एक युद्ध है, उस युद्ध में दो राजाओं ने भाग लिया और दोनों आपस में लड़े, तो वो अपने अपने अभिलेखों में अपनी अपनी विजय गाथा लिखवाते हैं। तो ये प्रमाणिकता नहीं होती है भी कि कौन वास्तव में जीता और कौन वास्तव में हारा। तो ये अभिलेख शास्त्रियों के सामने 3 प्रकार की जो समस्याएं आती हैं। एक कि वो स्पष्ट नहीं पढ़ पाते क्योंकि कई अक्षर विलुप्त हो जाते हैं। दूसरा कि भी इन अभिलेखों में सिर्फ राजा या उसके परिवार या उसके शाही ठाट बाट या उसके द्वारा दिए गए दान या उसकी विजय, इसी के बारे में लिखा जाता है अधिकांश, और आम जनता का इसमें कोई नहीं लिखा रहता। कुछ प्लस सामाजिक जीवन के बारे में कि समाज में किस प्रकार के क्रियाकलाप थे वो नहीं लिखे गए इसमें। तो स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाते सामाजिक जीवन के।
तीसरी बात मैंने बताई कि जो शासक लिखवाता है वो अपनी ही विजय उपलब्धि के बारे में लिखवाता है, ये प्रमाणिकता नहीं आती कि वास्तव में किसने युद्ध जीता और किसने ये किया। अब इस अभिलेखों की एक विशेषता ये है कि इनके निर्माण की तारीख इसमें लिखी हुई होती है। प्राचीनतम जितने भी अभिलेख आपको मिलेंगे वो संस्कृत भाषा में या प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा होती है कि उस समय जो आम लोगों की जन भाषा थी, यानी कि जो बोलचाल की भाषा, उसी भाषाओं में, प्राकृत भाषाओं में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी। इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं में भी अभिलेख लिखे गए हैं। अब जो अभिलेखों के अध्ययन को ही अभिलेख शास्त्र कहते हैं। जैसे आपका होता ना कि सामाजिक विषय, समाज शास्त्र, है ना, तो ऐसी जो है अभिलेख शास्त्र एक विषय होता है जिसमें कि अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अभिलेख क्या है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, यानी कि अभिलेखों का अध्ययन ही अभिलेख शास्त्र कहलाता है। और फिर अब आते हैं हम बेटा जनपद और महाजनपद काल में। मैंने पहले भी आपको ये समझा चुका हूँ कि जनपद, तो जनपद माने जन माने जनता और पद माने उनके पैर, यानी कि उस समय भारत में 6ठी ईस्वी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में जो है लोग जो एक क्षेत्र, माने जनपद का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि एक विचारधारा के लोग रहते हों, एक समूह के लोग रहते हों। तो ऐसे यहाँ पे 16 महाजनपद थे। मैंने आपको बताया था उनका नाम कई प्रकार, जैसे कौशल है, वजी है, गांधार है, लिच्छवी है और काशी है, मगध है। ऐसे कई 16 महाजनपद जो है उस समय अस्तित्व में थे। इन 16 महाजनपदों की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक महाजनपद में, मतलब इन महाजनपदों में एक तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। दूसरा, यहाँ पर जो है कुछ ऐसे जनपद थे जहाँ पर कि जो है लोगों द्वारा जो है शासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। इन सभी महाजनपदों की एक अपनी राजधानी होती थी। उस राजधानी को वो किलेबंद रखते थे सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। तीसरी विशेषता मैंने बताई कि भी राजा का या शासक का प्रमुख कार्य जो है व्यापारियों से, शिल्पकारों से या किसानों से कर वसूल करना था। चौथा कार्य मैंने बताया था आपको कि भी ये लोग जो है उस जो आय जो होती थी, उस आय का अधिकांश जो खर्च होता था वो किस पे होता था, सेना पे और राज परिवार पे और जो अधिकारी वर्ग थे उन पे। तो ये सब मैंने आपको क्या है महाजनपद काल की विशेषताएं बतलाई थी। तो ये से इसमें बताया गया कि भी जनपद, जन माने जनता पर पैर, अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाएं, ऐसा क्षेत्र जहाँ लोग निवास करते हैं उसको जनपद कहते हैं। तो महाजनपद लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतम महाजनपदों की एक राजधानी होती, जो मैंने बताया आपको। इन राजधानियों को किलेबंद किया गया था और किलेबंद राजधानी का रखरखाव होता था। रखरखाव सेना तथा नौकरशाही द्वारा किया जाता था। तो मैंने यहाँ पे जितने भी वहाँ पे सेना रखी, उस पर खर्च, उसका सारा देख रेख, वो सब जो आय होती थी जनपद की, वो इन पर खर्च की जाती थी। तो जैसे बताया गया आपको कि इन 16 महाजनपदों में मगध जनपद, और मैंने आपको यही बताया था कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध एक शक्तिशाली जनपद कैसे बना, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। भाई ये जो मगध है, जो सबसे शक्तिशाली जो यहाँ महाजनपद है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि वो वर्तमान में जो बिहार में बोध गया से लेकर और पटना तक का जो क्षेत्र है वो कभी मगध साम्राज्य कहलाता था। और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं, वो जो है आज का पटना जिसको कहते हैं, वो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो पहले उसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में उसकी राजधानी पाटलिपुत्र की गई थी। तो अधिकतम महाजनपदों का राजा होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध वाला भी उन्हें लोगों के समूह शासन करता था। मैंने जैसे बताया ना कि भी हर महाजनपद का एक राजा होता था, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। लेकिन कई ऐसे जनपद थे गण और संघ में बटे हुए थे, और उन गण और संघ में जो है वहाँ पे लोगों द्वारा चयनित
लोग ही शासन करते थे। तो यानी कि दोनों प्रकार की शासन प्रणाली, यानी कि मतलब जिसमें राजतंत्रात्मक भी हो और वो भी हो। देखो गण यहाँ कहा गया, गण शब्द का अर्थ है कई सदस्य वाले समूह के लिए गण का, और संघ शब्द का है कि संगठन का। तो दोनों चीज़ें माने एक संगठन का गठन करके और वो संगठन जो है क्या करे, शासन कार्य करे, तो वो संघात्मक हो गया। और गणात्मक हो गया कि जब कई लोगों का सदस्य, जैसे कि ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, तो ये जो है शासन प्रणाली देखें। तो ऐसी व्यवस्था जो है कुछ महाजनपदों में उस समय चलती थी, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी उस जमाने में चलती थी। किनमें? महाजनपद काल में। तो आप पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा के बाद जो है वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता जो पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, बाद में ये ग्राम जो है फिर जनपदों में बटे और महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन 16 महाजनपदों में अब आप पढ़ेंगे क्या, मगध के बारे में। तो इन महाजनपदों में बौद्ध और जैन धर्म, उस समय यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है का अस्तित्व आ चुका था, ठीक है ना। मगध, गांधार, काम्बोज, कौशल, ये सब उसके नाम है महाजनपदों के। और इस समय भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो है इस समय इनका मतलब जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो महासंस्थापक थे, जैसे गौतम बुद्ध क्या है बौद्ध धर्म के संस्थापक, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक, खुद जो है आप देखेंगे कि हर्यक वंश का जो शासक था कौन, अजात शत्रु, उसके काल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। उसी के बाद फिर दूसरा जो वंश आया शिशुनाग वंश, उसका राजा जो कालाशोक था, उसके टाइम पर बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी। फिर आया तुम्हारा मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का जो प्रतापी शासक था कौन, अशोक, उसके काल में जो है बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति। और फिर कुषाण वंश भी आया यहाँ पे मौर्य वंश के बाद, उसका राजा था कनिष्क, उसके टाइम पर बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि महाजनपद काल में बौद्ध धर्म प्रचलित में था और जैन धर्म भी, क्योंकि मौर्य काल का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, वो स्वयं जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुके थे महाजनपद काल में। ये आपका मानचित्र है, आपने मानचित्र बनाना है और उसमें ये आपको दिखाया गया है। इसका फोटो मैं आपको अलग से भेजूंगा। इसमें ये महाजनपद थे उस समय, ये 16 महाजनपदों का है। तो देखो ये अधिकतर आपको दिखेंगे तो ये मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। और इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, ठीक है। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो परिवर्तनकारी जो काल भी कहते हैं इसको, 6ठी शताब्दी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या था बेटा, हड़प्पा सभ्यता थी जो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद वैदिक सभ्यता आई जो एक आर्यों की सभ्यता थी। अब इसमें क्या परिवर्तन आया, जब वैदिक काल के बाद क्या परिवर्तन आया, तो वैदिक काल के बाद पहला परिवर्तन ये आया कि आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, भाई नए नए जनपद बने, है ना, नगरों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ता गया। अब बिहार में बेटा एक वो है झारखंड, पहले बिहार में था, और झारखंड जो है लोहे के इस्पात के लिए जो है बोकारो इस्पात से कहते हैं, आज भी विश्व में नंबर 1 है। तो लोहे का प्रयोग यहाँ बढ़ा, सिक्कों का विकास हुआ, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, जैसे कि भगवान बुद्ध के, महावीर स्वामी के सिद्धांत और शिक्षाओं का बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखाई देगी। अब धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। राजा के किसानों, व्यापारियों और इनसे शिल्पकारों से जो है भेंट वसूलता था, और धीरे धीरे कुछ राजा अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही भी बनाने लगे थे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भी जो राजा थे वो क्षत्रिय ही हो सकते थे। ये धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र चाहे वो पुराण हो, चाहे वो जैन अवेस्ता हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के अगंतुर निकाय हो, ये जो ग्रंथ हैं उनके, उनमें यही कहा गया कि क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। और से बताया कि भी
राजा का जो कार्य था वो किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर वसूल करना, उनसे भेंट लेना, और धीरे धीरे राजाओं ने फिर अपनी एक सेना, स्थायी सेना बनानी शुरू कर दी। अपने नौकरशाही रखनी शुरू कर दी, नौकरशाही बने अपने मंत्री परिषद बनानी शुरू कर दी। तो एक ये है कि महाजनपदों में मगध, तो मगध का जो उत्तर, जैसे पहले बताया मैंने कि मगध बिहार राज्य में स्थित है, और इसको बताया गया कि भाई मगध जो है धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। दूसरे शक्तिशाली होने के पीछे इसके कारण क्या थे, अब इसके बताया कि मगध क्यों शक्तिशाली महाजनपद बना, क्या ऐसा कारण था कि इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद क्यों बना। तो पहला कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, जिससे कि अच्छी फसल होती थी यहाँ पे। अब यह है, आपने ये सुना होगा कि भी भूगोल में पढ़ा होगा आपने, गंगा यमुना का दोआब, ये आपका जो बिहार का जो इलाका है, यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब बनता है, और यहाँ जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जो है फसलें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो ये कारण था यहाँ की। दूसरा, लोहे की खादान उपलब्ध थी, जैसे मैंने बताया झारखंड जो कि लोहा इस्पात के लिए आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो यहाँ पे लोहा बहुत अधिक मात्रा में था। तो लोहा होने से क्या है कि भी अच्छे औजार, हथियार बनाना आसान था, ठीक है नहीं। अब भाई जितने भी फैक्ट्रियाँ बनेंगी उसमें लोहा बहुत ज़रूरी है, लोहा आधारभूत वो होता है। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, काफ़ी मात्रा में जंगल थे, जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी किस काम आते थे, सेना में शामिल किए जाते थे, यानी कि अब जो है आपने देखा होगा अश्व सेना होती है, गज सेना होती है, तो हाथियों का अच्छा प्रयोग ये सेना में कर सकते थे। तो ये कुछ कारण थे मगध साम्राज्य के विस्तार के और मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का। अब इसमें यही बताया गया है कि भी मगध साम्राज्य में जो वंशज आए, जिनके शक्तिशाली राजाओं का ये साम्राज्य रहा है मगध साम्राज्य, जैसे कि हर्यक वंश का बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना, ऐसे शिशुनाग वंश का नंदीवर्मन, कालाशोक, ठीक है ना, ऐसी जो है नंद वंश का महापद्मनंद, घनानंद, और ऐसी मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, तो और सम्राट अशोक। तो जितने भी ये राजा थे योग्य और शक्तिशाली शासक थे। जैसे देखो लिखा है नाम, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इन शासकों की जो नीतियाँ थी बहुत अच्छी नीतियाँ थी, इसलिए मगध एक समृद्ध साम्राज्य बना। अशोक भी इसी मगध का था। तो अशोक तो खैर आपको पता ही है कि एक संपूर्ण भारत का एक सबसे योग्य सम्राट माना जाता है। तो ये जितने भी वंशज के जो राजा थे शक्तिशाली थे, और इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। प्रारंभ में राजगृह मगध की राजधानी होती थी, जैसे मैंने पहले बताया, जब हर्यक वंश था तो उस समय उससे पहले राजगृह उनकी राजधानी थी। लेकिन बाद में अजातशत्रु ने वो राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र, जिसको कि आज पटना कहते हैं, वहाँ जो है ये राजधानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई, जिसको आज वर्तमान में पटना कहते हैं। तो ये इस भाग में आपने मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा, और अब इसके आप जो है जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो आप करेंगे। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाए थे वो आज मैं फिर समझाऊंगा आपको। अब हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे, और उसके बाद फिर गुप्त काल आएगा। तो ये आपने वीडियो देखनी है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको लाइक और शेयर भी करना है, और इसको समझना भी है। तो इससे आपको एक